ये तो 2-3 चीज़ें आई हैं, उसमें डिटेल में बात करेंगे और बाकी कवर तो सब कर ही लेंगे। ये वाली इस अनुभूति से हमने पढ़ना शुरू किया तो इसको बाबा जी ने काफ़ी बार जो है सर्कुलर रूप में शब्द जो यूज़ किए हैं, न्याय, धर्म, सत्य और फिर नियम, नियंत्रण, संतुलन और फिर उसी के साथ में समाधान और समाधान में जो है ज्ञान, विवेक और विज्ञान, इन 3 चीज़ों को मिल कर के समाधान क्या कहा है। और फिर काफ़ी बार ध्यान दिलाने की कोशिश किया कि एक्चुअल में जो है ना ये है सब कुछ एक ही ओवरऑल अस्तित्व में व्यवस्था है। वो व्यवस्था को जब मैं समझ लेता हूँ और उसके अनुसार जीता हूँ तो समाधानित होता हूँ और इसको समझने के लिए अलग-अलग तरीके से समझना शुरू किया जा सकता है। तो वो एक न्याय वाला तरीका है, एक ज्ञान वाला तरीका है, विवेक है, विज्ञान है ना? जो शुरू में जैसी हमारी स्थिति रहती है उसमें जो हमको ठीक लगता है वहाँ से शुरू होते हुए पहुँचेंगे तो एक ही जगह पर पहुँचेंगे पूरा समझने के लिए। तो उसको ही बाबा जी बार-बार ऐसा भाषा के रूप में कहते हैं कि ये सब एक ही चीज़ है। इसको हमारे काफ़ी साथी जो हैं और बाबा जी ने ये शब्द यूज़ किए हैं, साथी उसको थोड़ा-सा फैला के जब बताते हैं तो बाबा जी ने एक शब्द यूज़ किया है सिंधु बिंदु। है ना? तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, पूरे समुद्र को समझना है, समुद्र को एक तरह से सिंधु कहा, तो उसमें से एक बूंद पानी की ले ली जाए या छोटा-सा एक मग ले लिया जाए, तो बेसिकली जो है समुद्र का पूरा पानी जो है वो समझ में आ जाता है। ठीक है? तो समझने वाला पार्ट जो है वो जब अनुभव होता है तो अनुभव को एक बोला कि बड़ी ब्रीफ सी चीज़ है और उसकी व्याख्या जो है वो काफ़ी बड़ी है। तो अनुभव जो है वो काफ़ी ब्रीफ सी चीज़ है लेकिन अब उसको समझाना है और समझने वाला समझना चाहता है, तो सिर्फ़ उसको एक आध शब्द बोला जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो उसको काफ़ी विस्तार से अलग-अलग भाषा में, अलग-अलग उदाहरणों से, अलग-अलग दृष्टिकोण से जो है वो उसको बताना होगा। तो ये सारी व्याख्या जब करने जाते हैं, तो फिर ये सारे शब्द आते हैं, लेकिन ये सब लेकर के जाते हमको अनुभव की तरफ हैं। तो इसको जो है वो एक तरह से सिंधु बिंदु शब्द जो है वो आता है। तो इसको ऐसा ऐसा कहते हैं मतलब मध्याह्न दर्शन में कहा गया है कि अनुभव जो है वो बिंदु के रूप में है और व्याख्या सिंधु के रूप में है। अनुभव काफ़ी ब्रीफ सी चीज़ है और व्याख्या जो है वो पूरे अस्तित्व की व्याख्या की तरह से पूरे समुद्र की, पूरे पूरे महासागर की जो है वो हम जितनी भी व्याख्या करें, जितनी समझने वाले के लिए आवश्यक है, उतनी समझाने वाला जो है अपने उसके साथ में तालमेल बैठाते हुए व्याख्या करता है। तो ये जो है ये सारे के सारे शब्द आते हैं बार-बार, इनको हम लोग धीरे-धीरे ये देखते रहें कि हमारे को कितनी स्पष्टता बनती है। जब हम न्याय कह रहे हैं तो क्या जो मध्यस्थ दर्शन में न्याय कह रहे हैं, मैं भी उसको वैसा देख पा रहा हूँ, सेंस कर पा रहा हूँ, है ना? ज्ञान, विज्ञान, विवेक इन सबको हाइलाइट किया गया है। समाधान, सुख, है ना? फिर इस तरह से नियंत्रण, नियम, नियंत्रण, संतुलन ये शब्द जो है ये बार-बार आते हैं। इनको जो है जैसे-जैसे आए और हम अपने में भी रिवाइज़ करते हुए जब भी सोचे अपने विचारों में कि इसकी स्पष्टता बन रही है या नहीं बन रही है। ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगली वाली जब अनुभूति पे जाते हैं, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि रूप, बल, पद एवं बुद्धि ये वैयक्तिक संपत्ति है, ठीक है? और फिर इससे लिंक करते हुए फिर ये मतलब इन दोनों अनुभूति को देखेंगे ही फिर साथ में यहाँ भी आएँगे। पहले ही देख लें यहाँ क्या कह रहे हैं, जन, धल, धन एवं यश यह कौटुंबिक और अखंड समाज की संपत्ति है, ठीक है? तो किसी चीज़ को वैयक्तिक या इंडिविजुअल या पर्सनल अ, असेट के रूप में देख रहे हैं और किसी को जो है वो एक फैमिली के लेवल के ऊपर या सोसाइटी के लेवल के ऊपर, अखंड समाज के लेवल के ऊपर देख रहे हैं। तो अब देखेंगे क्या कह रहे हैं इसमें, रूप, बल, पद एवं बुद्धि, है ना? ये इंडिविजुअल असेट्स हैं। ठीक लग भी रहा है। थोड़ा-सा जैसे अगर हम बुद्धि को ही देखें, तो बुद्धि एक पर्सनल असेट ही है। मतलब अगर मैं बुद्धिमान हो गया, मैं समझदार हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा बच्चा भी समझदार हो जाएगा या मेरा भाई-बहन भी समझदार हो जाएगा, है ना? ये बड़ी पर्सनल सी चीज़ है और हर एक व्यक्ति को इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, है ना? जो-जो एफर्ट करेगा, जो जितना आगे बढ़ेगा, उस हिसाब से देखें, तो ये जो है ये वैयक्तिक
वैयक्तिक मतलब व्यक्ति की इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखें उस तरह से है। शरीर का बल है वो भी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है ना? रूप, पद, इन सारी चीज़ों को जो है वो कह रहे हैं बेसिकली, है ना? अब पद भी जो है वो कहीं न कहीं पर यहाँ पर हम जैसे वो 4 पद भी बोले हैं, तो पद जो है वो भ्रमित पद या जागृत पद के साथ में भी रिलेट करते हुए इसको देख सकते हैं। इनकी सफलता इनके सदुपयोग से ही है। तो ये सब चीज़ें हैं अगर किसी के पास में, तो सफलता कैसे मानेंगे? अगर इन चीज़ों का सदुपयोग कर पाए। सिर्फ़ इनका होना अपने आप में सफलता नहीं। ये काफ़ी मेरे को महत्वपूर्ण सा लगता है और प्रैक्टिकल लाइफ से, व्यावहारिक ज़िंदगी से बड़ा डायरेक्टली कनेक्ट होती हुई सी बात भी लगती है कि कई लोगों के पास में हम देख सकते हैं कि रूपवान हो सकते हैं, बलशाली हो सकते हैं, अच्छे पद पर हो सकते हैं, लेकिन अगर मतलब इन सब का जो है वो सदुपयोग नहीं करना आ रहा, तो फिर वो सफलता जो है वो लगती नहीं, है ना? और ये सदुपयोग क्या है? सदुपयोग जो है, वो सामाजिक और बौद्धिक नियम के पालन से ही संभव है। सामाजिक नियम हम बार-बार कहते ही हैं कि क्या हुए ये स्वधर्म, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इसको सामाजिक नियम कहा। बौद्धिक नियम जो है, ये आगे चल के फिर दोबारा मेरे को लग रहा है एक जगह पे आएँगे, लेकिन पहले भी आए हुए हैं। तो ये सरलता, विद्या, इस तरह से 5 जो है वो बौद्धिक नियम के कैटेगरी में आते हैं। तो इससे क्या होगा? रूप का व्यवहार चरित्रता के साथ में। तो व्यवहार का मतलब अगेन जो हम कह रहे हैं कि सदुपयोग या सफलता, तो रूप सफल तब है जब चरित्र के साथ में हो। बल सफल तब है जब दया के साथ हो। बुद्धि सफल तब है जब विवेक और विज्ञान के साथ संतुलित रूप में हो। यही नियम व न्याय है। उक्त व्यवहार न्यायाश्रित होने पर ही सफल है ना। तो ये सब कुछ जो है, तो अभी इस चैप्टर के शुरू से और हमने इससे पहले भी देखा कि 2 तरह का आचरण है, या तो न्याय आश्रित और या अवसरवादिता। तो उसी को यहाँ पर हाईलाइट भी कर रहे हैं कि ये इस तरह से होगा जैसे यहाँ लिखा गया है, तो ये वाला व्यवहार न्यायाश्रित होने पर ही सफल है। अदरवाइज जो है वो अवसरवादिता है, अपॉर्चुनिस्टिक है, वो इवेंचुअली क्लेश की ओर। ठीक है? तो ये जो है इस तरह से इसको रूप, पल, बल, पद और बुद्धि इसको बोला। और बोला कि जन, धन एवं यश ये कौटुंबिक संपत्ति है। ठीक है? किसी का कुछ कमेंट हो या कुछ क्वेश्चन हो तो साथ-साथ बताते चलें। तो ये जो जन, धन एवं यश जो है ये कौटुंबिक और अखंड समाज की संपत्ति है। ठीक है? तो इसको भी सोम भैया जैसे हमको शिविर वगैरह में एग्जाम्पल देते हैं, जाता भी है कि जैसे यश यश है तो परिवार में किसी एक व्यक्ति के कारण ही यश आता हो बेशक, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरे परिवार का यश हुआ है ना। तो कोई मतलब कोई किसी लेवल पे पहुंचता है परिवार में से, तो बाकी सब लोगों को भी लगता है कि भाई हाँ ये हमारी भी अचीवमेंट है ही, और समाज की तरफ से भी उनको यथोचित सम्मान जो है वो मिलना शुरू हो जाता है, दिखता भी है ऐसा। तो न्याय सम्मत संबंध निर्वाह की नीति व रीति से, विधि विहित दिए गए व्यवसाय प्रयोग व आविष्कार से तथा अनुसंधान और परियोजनार्थ से ही इन संपत्तियों का सदुपयोग सिद्ध हुआ है तथा सफलता मिली है। अर्थात जन, धन एवं यश का उपयोग कौटुंबिक और अखंड समाज समृद्धि के लिए होना चाहिए, ना कि वैयक्तिक। तो ये मध्यस्थ दर्शन में एक्चुअल में एक चीज रिपीटेडली कही है कि पूरी भाषा में ना कहीं पर भी चाहिए शब्द को अच्छी तरह से बाबा जी ने काफी कहा है कि अवॉइड किया गया है। मतलब कोई भी उपदेश इस तरह से नहीं है कि ये ऐसा ऐसा करना चाहिए, है ना? पूरी की पूरी जो गाइडेंस है वो इसलिए कि समझ लो, और जब समझ लोगे तो समझने के बाद में आदमी अपने आप ही ठीक करेगा। चाहिए वाली भाषा तब बनती है कि भैया किसी को समझ में नहीं भी आया है और समझाने वाले ने भी मान लिया कि इसको समझ में नहीं आएगा, तो फिर चाहिए वाली भाषा बन जाती है कि भैया तुम्हें ये करना चाहिए, समझ काफी अवॉइड किया है। ऐसा बाबा जी ने चर्चाओं में भी कहा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि किसी कारण से एक आध जगह के ऊपर रह गया होगा ये चाहिए शब्द, लिखना नहीं चाहते हैं, तो का उपयोग कौटुंबिक और अखंड समाज समृद्धि के लिए
ही है, मतलब एक भाषा के रूप में देखें तो ऐसा भी बन सकता है कि जन, धन एवं यश का उपयोग कौटुंबिक और अखंड समाज समृद्धि के लिए ही है, न कि वैयक्तिक कारणों के लिए। तो शब्द को हम ना ले चाहिए को एज सच, लेकिन ये देखिए कि अस्तित्व सहज क्या है ना। इस प्रकार के न्यायपूर्ण व्यवहार से ही कुटुंब में परस्पर सहयोग, सहकार्य तथा सह अस्तित्व की भावना का विकास संभव है, जिससे परस्परता में विश्वास के प्रति दृढ़ता बनेगी। तो जब हमारा व्यवहार न्यायपूर्ण रहता है, तो जो संबंध है, संबंध में आधार मूल्य जो है वो विश्वास है। तो जब जब न्यायपूर्ण व्यवहार रहता है, जब आपस में विश्वास होता है, तभी तभी संबंधों में, कुटुंब में और कुटुंब के बाहर भी, अगर हम मित्र संबंधों में भी देखें, तो परस्पर सहयोग और साथ-साथ काम करने की और सह-अस्तित्व की भावना जो है, वो विकसित होती है। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा देख भी सकते हैं कि कई संबंधों में अगर एक-दूसरे पे विश्वास नहीं रहता, तो हम ना कॉमन प्रोग्राम्स नहीं बनाते। हम उनके साथ में मतलब कई कई चीज़ों को अवॉइड करते हैं साथ-साथ चलने के लिए, क्योंकि जब विश्वास नहीं रहता तो मिल-जुल कर काम कर पाएँगे, दूसरे दूसरे की समझ कैसी है, दूसरे की इंटेंशन कैसी है, जब इन चीज़ों पर शक रहता है, तो फिर वो सहयोग और साथ-साथ किसी भी तरीके का पार्टनरशिप हो, किसी भी तरीके का सहयोग हो, नॉट ओनली इन फाइनेंशियल टर्म्स बट अदरवाइज़ ऑल्सो, तो वो आदमी जो है फिर धीरे-धीरे दूरी बनती है, फिर अवॉइड हो करते हैं। तो न्यायपूर्ण व्यवहार होता है, जिसके मूल में विश्वास का होना आवश्यक है, तभी संबंधों में सहयोग, सहकार्य और वो इवेंचुअली जो है वो सह-अस्तित्व की तरफ लेकर जाता है। ये जो है इसको, इस लिंकेज को हम देख सकते हैं। इस प्रकार अवसरवादी मनोवृत्ति का नाश होगा। तो ये अवसरवादी और न्यायपूर्ण जो है, ये दोनों अलग-अलग एक्सट्रीम पे हैं। न्यायपूर्ण की तरफ जाएँगे तो अवसरवादी से दूर होंगे, और अवसरवादी की तरफ जाएँगे तो न्याय मिस हो जाएगा। इस चीज़ को बार-बार जो है वो एग्ज़ाम्पल दे देकर हम लोग इसको देख पा रहे हैं। न्यायवादी व्यवहार से सामाजिक स्तर पर नैतिक मार्गदर्शन, है ना? तो न्यायवादी व्यवहार से नीति वाला पार्ट, वैचारिक समाधान योग्य प्रेरणा तथा व्यापक सत्तानुभूति योग्य अध्ययन से अर्थ की सुरक्षा तथा सदुपयोग नीति का उद्घाटन है। मानवीयता व अति मानवीयता को बोधगम्य कराने हेतु योग्य अध्यापन और सत्यानुभूति योग्य समाधान व समृद्धि योग्य कर्माभ्यास व परंपरा के पालन हेतु निष्ठा के उद्भव व विकास से सामाजिक जीवन की सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मानवीयता और अति मानवीयता का हम बोध करा पाए, है ना? इसको बोधगम्य कराने हेतु करा पाए, इसके लिए अध्यापन, है ना? जो भी हम उस उससे रिलेटेड हम टीचिंग के पार्ट को देख पाए, गाइड करने वाले पार्ट को देख पाए, दे पाए, और साथ ही साथ सत्य अनुभूति, सत्य का अनुभव हो पाए, इसके योग्य समाधान समृद्धि योग्य कर्माभ्यास और परंपरा के पालन के, ये वाली चीजों का विकास हो, तो सामाजिक जीवन की सफलता जो है वो होती है, या उसका मार्ग जो है वो दिखता है। और अगर इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं लगता, तो भी व्यक्ति को फिर लगता तो ऐसा है कि भैया मेहनत तो काफ़ी की है, लेकिन लेकिन कुछ हुआ नहीं है, और वो फिर अपने अंदर जो है वो क्षोभ की भावना, है ना? जब मेहनत की और कुछ निकल कर नहीं आया, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ वेस्ट हो गया, और वो जो है वो क्षोभ, कुंठा, वो उन सब चीज़ों का जो है वो फीलिंग आती है। और मेहनत किया और जैसा चाहते थे वैसा हुआ, और वो जो है फिर वो सफलता के रूप में दिखता है, वो अपने अंदर एक तृप्ति का भाव आता है। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं। सफल सामाजिक जीवन व व्यवस्था से व्यक्तियों को अपने विकास हेतु प्रेरणा पाने की अधिक संभावनाएं हैं ना। सफल सामाजिक जीवन व व्यवस्था से ही व्यक्तियों को विकास हेतु प्रेरणा पाने की संभावना है। अव्यवस्था से हम विकास हेतु प्रेरणा नहीं पा सकते। लघु मूल्य का गुरु मूल्य की ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक ही है, और सफल समाज में इस ओर उन्मुख होने के लिए तथा तदनुसार प्रयोग, प्रयास एवं व्यवसाय तथा अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण, अवसर व साधन उपलब्ध रहता ही है। तो लघु मूल्य का गुरु मूल्य की ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक है। इसके बेसिस के ऊपर सफल समाज में, मतलब जो जिसको हम जागृत समाज कह रहे हैं, उस ओर उन्मुख होने के लिए, उस तरफ बढ़ने के लिए, उस तरफ ध्यान देने के लिए, तथा उसी के अलाइनमेंट से, उसी के अनुसार
प्रयोग, प्रयास, व्यवसाय व अध्ययन करने के लिए वातावरण, अवसर व साधन उपलब्ध रहता है ना? तो सफल समाज, जागृत समाज में, परंपरा में ये वाला वातावरण बनता है। और जब अदरवाइज जो है वो जो सफल समाज नहीं है, वो जिसे कहते हैं कि हम बोलेंगे कि अजागृत समाज है, वो भ्रमित परंपरा है, उसमें फिर जो है वो उपयुक्त वातावरण जो है अध्ययन के लिए और जागृति के लिए नहीं बनता है। इस चीज को हम पहले भी काफी बार बात कर ही चुके हैं कि अव्यवस्था में तो आदमी का बहुत सारी ऊर्जा अपने आप को बचाने के लिए लगी रहती है, अपने को, अपने तन मन धन को, अपने परिवार के तन मन धन को, है ना, जिनको हम अपना मानते हैं, उनको इन सबको बचा के रखा जाए, यही इतनी ऊर्जा ले लेती है। तो उसके बाद में जागृति के लिए समय नहीं बचता है। तो एक बार परंपरा जागृत होगी, है ना, जागृत समाज होगा, उसी को सफल समाज कह रहे हैं। उससे ऐसा वातावरण बनता है कि अधिकांश लोग, अधिकतर लोग, मेजॉरिटी जो है वो आसानी से जागृति के लिए, समाधान के लिए, प्रयोग, प्रयास, व्यवसाय और अध्ययन, इन सब के लिए उनको वातावरण, अवसर, वो साधन जो है वो मिलता है। ठीक हो गया इतना? अभी ये आगे कुछ शब्द आए हैं, ये मतलब ज्यादा रिपीट तो नहीं होते हैं, लेकिन इनसे किसी किसी चीज की तरफ ध्यान जा रहा है, तो इसको हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। कि न्याय ही विधान, विधान ही व्यवस्था, व्यवस्था ही ज्ञान विवेक विज्ञान, वो ज्ञान विवेक विज्ञान ही नियम नियंत्रण, नियंत्रण ही न्याय है। ये बेसिकली जो है अभी जो ये पहले हमने पढ़ा था, इसी से ही काफी मिलती जुलती सी अनुभूति है। इसको यहाँ पर रखा इसलिए है कि इसके साथ में अब कुछ शब्द जो है ना वो लिंक होंगे। तो क्या लिंक कर रहे हैं कि न्याय, विधान, व्यवस्था, ज्ञान व नियम, ये 5 शब्द है। इसको जो है ना हमने अब हम थोड़े से मिनट में देखेंगे अगली अनुभूति में, कि इस अनुभूति में और इससे आगे वाली अनुभूति में कि क्या कहना चाह रहे हैं। न्याय, विधान, व्यवस्था, ज्ञान व नियम के लिए प्रेरणा देने के लिए और इसमें निष्ठा उत्पन्न करने के लिए क्रम से, है ना, वन बाय वन। अब यहाँ पर ये 5 शब्द आ गए। सॉरी। व्यवस्थापक, विधायक, विद्वान, विचारक और प्रचारक। तो ये वाले 5 शब्द सीक्वेंशियली, रेस्पेक्टिवली, वन बाय वन इन 5 शब्दों के साथ में लिंक्ड है। तो इन्हीं की, इसी से उपयोगिता जो है वो इंडिस्पेंसिबल है, इनएविटेबल है, इसी से ये लिंक्ड है। तो क्या कह रहे हैं? न्याय को व्यवस्थापक से, विधान को विधायक से, व्यवस्था को विद्वान से, ज्ञान को विचारक से और नियम को प्रचारक से, इस तरह से क्रम से लिंक किया है। और ये 5 शब्द जो है इसको एक बार हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। व्यवस्थापक किसको कहा? विधि विधान में पारंगत, नैतिकता का आचरण करने कराने वाले तथा विपरीत आचरण करने वाले को समझदारी पूर्वक सुधार कर सकने वाले व्यक्ति की व्यवस्थापक संज्ञा है। तो एक तरह से स्पष्ट बात हो रही है कि ये किसी स्वायत्त मानव की ही, जागृत मानव की ही बात हो रही है। जागृत मानव, स्वायत्त मानव ही व्यवस्थापक हो सकता है। वो विधि विधान में पारंगत होगा, नैतिकता का आचरण करने कराने वाला होगा, और जो लोग अनैतिक आचरण करने कराने वाले हैं, यानी नैतिकता के विपरीत आचरण करने वाले को समझदारी पूर्वक सुधार कर सकने वाले व्यक्ति को व्यवस्थापक कहा। ठीक है। अभी अभी ये जो प्रिवेलिंग हम व्यवस्थापक शब्द लेते हैं जो शासक से रिलेटेड है, उसमें क्या रहता है? तो उसमें जो नैतिकता के अनुरूप आचरण नहीं करता है, उसको दंड देने का जो है ना कार्यक्रम है। बेसिकली जो गलत करता है उसको सजा दी जाएगी, उसको जेल में डाला जाएगा, उसको कुछ और किसी तरीके से सजा देंगे। यहाँ पर कह रहे हैं व्यवस्थापक जो है वो विपरीत आचरण करने वाले को, जो गलती करने वाला है, उसको समझदारी पूर्वक सुधार कर पाने की उसकी कैपेसिटी है, उसकी योग्यता है, उसको इस तरफ विश्वास है और ध्यान भी है कि ये सही तरीका है और ऐसे किया जा सकता है। तो एकदम से हमको ये देख पाए कि ये व्यवस्थापक जिसको बाबा जी व्यवस्थापक की परिभाषा दे रहे हैं, और हम प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में, आजकल के एनवायरनमेंट में, माहौल में, या मानव जाति के इतिहास में भी
हमने जो देखा है तो व्यवस्थापकों ने बेसिकली जो है गलती करने वाले को सजा देने वाले एंगल तक ही अपनी सीमाएं जो है वो बनाकर रखी। तो ये एक बड़ा क्लियर डिस्टिंक्ट डिमार्केशन है जिसको हम प्रिवेलिंग व्यवस्थापक कहते हैं, और यहाँ पर बाबा जी जो व्यवस्थापक की परिभाषा जो है वो दे रहे हैं। महेश भाई, ठीक लग रही है ये परिभाषा? एक तरह से देखने से लगता है कि हाँ व्यवस्थापक है तो ऐसा ही होगा तो ठीक रहेगा। कैसा लग रहा है? जी भैया। मतलब हम एक बड़े लेवल के ऊपर ना भी कहें, अगर हम अपने परिवारों में भी देखें, तो अगर हम परिवारों में भी अपने आप को किसी महत्वपूर्ण रोल या भूमिका में पाते हैं और ऐसा मानते हैं कि भाई हाँ परिवार में मैं भी कुछ हद तक कहीं कहीं पर मैं भी अपने आप को व्यवस्थापक की भूमिका में देखता हूँ और न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहता हूँ, तो हम अपने में भी ये क्लियरली देख पाते हैं कि हमारे परिवार में भी अगर कोई गलती करता है तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है, हमें बेशक अपनी योग्यता में कमी दिख जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पर डीप इनसाइड अस, अपने अंदर गहरे में लगता यही है कि दंड देने की बजाय समझदारी पूर्वक सामने वाले में सुधार लिया जाए। सही तो यही है, वो हो नहीं पाता तो हम लोग भी बेशक मजबूरी में या जैसे भी है कुछ दूरियां बना लें, है ना, या मतलब वो दंड वाले रास्ते पे चल पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं पर अपने में मूल चाहना को पहचाने तो ये देख ही पाते हैं कि जिन जिन संबंधों में हम अपनेपन के भाव के साथ में रहते हैं वहां पर चाहते हम समझदारी पूर्वक सुधार करें, है ना? तो इसी को परिवार को ही एक्सटेंड करते हुए जब हम समाज तक और लार्जर उस पे जाएंगे, तो वहां पर भी जब हम किसी भूमिका में होंगे, व्यवस्थापक की भूमिका में होंगे, तो वहां पर भी जो भी हमारे जो भी जो जिन भी लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना है या जिनकी जिम्मेदारी हम पर है, वहां पर भी हमारे व्यवहार में ये समझदारी पूर्वक सुधार कर सकने वाली ही इंटेंशन भी होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि वो योग्यता भी हो, वो इंटेंशन तो हम में है, योग्यता की कमी है, वो वाला हमको काम करना है। तो ये व्यवस्थापक जो है इसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं जो यहाँ पर आदरणीय नागराज जी ने लिखा। इसी तरह से अब आया विधायक। तो अभी विधायक हम किसको बोलते हैं कि जो जो इलेक्टा मोटा सा विधायक का शब्द जो है वो दिया जाता है। बाबा जी क्या कह रहे हैं इसको, विधायक को क्या कहेंगे? अस्तित्व सहज व्यवस्था में विधायक की परिभाषा क्या है? विधि विधान में पारंगत, वर्तमान वातावरण एवं पर्यावरण व संतुलन के योग्य स्पष्ट नीति निर्णय करने वाले विद्वान एवं व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति की विधायक संज्ञा है। तो अभी ऐसा होगा, है ना, वो उसकी क्लियरिटी है, और साथ में हम अभी व्यवस्थित समाज में नहीं है, तो अभी हम किसी वर्तमान वातावरण में है ना, तो जो भी समाज में लोग रह रहे हैं वो भी इसी वर्तमान वातावरण में है और वर्तमान पर्यावरण में है। अब हमको इसको अस्तित्व सहज वातावरण और अस्तित्व सहज पर्यावरण तक लेकर जाना है। तो वर्तमान में क्या है ये भी क्लियरिटी हो, जहां पर जाना है वो भी क्लियरिटी हो, तो फिर योग फिर जो है वो स्पष्ट नीति और निर्णय लेते हुए जहां पर है वहां से हमें हमें व्यवस्थित समाज की ओर, व्यवस्थित वातावरण की ओर जाना है। ऐसी योग्यता से संपन्न व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति को विधायक कहा। ओनली सच पीपल आर एक्चुअली एंटाइटल्ड टू बिकम विधायक। अगर इससे कम में विधायक आ रहा है तो फिर वो सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा, है ना, फिर जो है वो चीजें ठीक नहीं होगी। इसको हम बड़ी क्लियरली अपने आसपास समाज में देख भी पाते हैं। तो यही फिर अपने अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन और सारा जो है वो उसको उसको जन्म भी देता है। लेकिन बेसिकली क्या है, जब तक समझदार व्यक्ति विधायक नहीं बनेंगे, जागृत व्यक्ति विधायक नहीं बनेंगे, तब तक जो है चीजें ठीक नहीं होंगी। ठीक नहीं होंगी तो गलत होंगी, गलत होंगी तो फिर हम समाज में रहते हुए हम व्यवस्थित समाज की अपेक्षा तो करते हैं, लेकिन व्यवस्थित समाज है नहीं, वो फिर जो है वो चीजें ठीक नहीं है। तो ये इस तरह से हमने व्यवस्थापक और विधायक इसको जो है वो देखा है ना। तो विधि जो है, विधि बोला हमने पहले भी बात की थी, विधि जो है वो अस्तित्व
में एक सही तरीका है, उसको विधि बोला, है ना? उसको उसी से ही लिंक्ड शब्द जो है विधान भी बोला, है ना? कि मतलब वो उसकी कार्यक्रम जो है, और फिर इस विधान शब्द से ही संविधान शब्द बना। तो बाबा जी ने सम शब्द जो है ना, वो उसको संपूर्णता से से जोड़ा है। तो संविधान मतलब संपूर्णता के अर्थ में विधान, है ना? तो ऐसा ऐसा कार्यक्रम बने, ऐसी पॉलिसीज हो जो कि हमको संपूर्णता की तरफ, जो कि हमको न्याय धर्म सत्य की ओर, जो कि हमको व्यवस्था की ओर लेकर जाए, है ना? उसको उसको जो है संविधान कहेंगे। तो विधि विधान में पारंगत जो है वो व्यक्ति। अब विद्वान किसको कह रहे हैं? मानवीयतापूर्ण आचरण सहित मानव की परस्परता के मध्य में पाए जाने वाली विषमता को समापहरण करने योग्य समाधान का निर्भ्रांत स्वरूप में अध्ययन कराने वाले व्यक्ति की विद्वान समझे। अभी वन बाय वन देखते हैं किसको कह रहे हैं विद्वान, कि वो मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ में हो, है ना? मानवीयतापूर्ण आचरण सहित हो, ये होना आवश्यक है। मानव की परस्परता के मध्य में पाए जाने वाली विषमता, मतलब कि आसपास के जो लोग होंगे उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे, तालमेल नहीं होगा, उसी को विषमता बोला। तो दूसरे मानवों की परस्परता के मध्य में पाए जाने वाली विषमता को समापहरण करने योग्य समाधान, मतलब उसको, उस विषमता को मैं डिसॉल्व कर पाऊं, उस विषमता को मैं मैं हैंडल कर पाऊं, उसको रिजॉल्व कर पाऊं, है ना? अपहरण करना होता है किसी चीज को ले लेना, तो इस विषमता को मैं ले लूं ताकि उनके बीच में विषमता ना रहे। तो दूसरे शब्दों में कहें तो उस विषमता को रिजॉल्व कर पाऊं, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाऊं, ये वाली कैपेबिलिटी के साथ में करने योग्य समाधान का निर्भ्रांत स्वरूप में, है ना? तो वो खुद में समाधान हो और अध्ययन कराने वाले व्यक्ति, तो खुद भी ये कैपेसिटी हो, और ये कैपेसिटी कैसे आती है इसका अध्ययन भी कराया जा सके। ये वाली जो योग्यताएं हैं, ये जिनमें होंगी उसको विद्वान कह रहे हैं, है ना? मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ में हो, दूसरे मानवों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो गैप्स रहते हैं, उसको में रिजॉल्व करने के योग्य समाधान हो, और साथ में इस सब का अध्ययन कराने योग्य व्यक्ति को विद्वान। ठीक हो गया? तो व्यवस्थापक, विधायक और विद्वान, इतना भी हमने देखा। अब विचारक किसको कह रहे हैं? मानवीयतापूर्ण आचरण सहित मानव की परस्परता में मध्य में पाए जाने वाले विषमता को समापहरण करने योग्य समाधान को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को विचारक संज्ञा कर रहे हैं। तो विचारक में भी ये जो शुरू वाला पार्ट है जो विद्वान वाला था, वही है इसमें। मतलब ये विचारक जो है, इसको विद्वान से वन स्टेप बिफोर कह रहे हैं। मतलब विद्वान जो है वो ज्यादा जागृत है, है ना? वो आगे की एडवांस्ड स्टेज में है, और विचारक उससे कम में है। ये निर्भ्रांत रूप में अध्ययन कराने योग्य व्यक्ति था। ये इसमें वो वाली बात नहीं है, बाकी सब कुछ उसके जैसा है, लेकिन मैं समाधानित हूं, मैं समाधानित कैसे हूं, मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूं। वो जो है वो अध्ययन करा के आपको भी और आगे तैयार कर सकता है। तो विचारक पहले हुआ, और विचारक से भी फिर एक एडवांस्ड लेवल के ऊपर जाए तो उसको जो है श्रेष्ठ को, उस श्रेष्ठता को विद्वान कहे। ठीक है? प्रचारक किसको कह रहे हैं? नैतिकता, चरित्र एवं मूल्य को कलापूर्ण ढंग से, है ना, एक रोचक तरीके से, ताकि लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे। काफी बार क्या होता है, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ये जो ज्ञान की बातें होती है ना, ये बड़ी बोरिंग होती हैं, और आदमी तो सुखी होना चाहता है। तो कहीं पे बात ठीक हो रही है लेकिन आदमी को बोरियत हो रही है, तो फिर वहां पर बैठना जो है वो उसका मुश्किल होता है। तो अब प्रचारक कौन होगा? कि जो ये समाधान, है ना, नैतिकता, चरित्र, मूल्य, इन सब चीजों को
कलापूर्ण ढंग से, रोचक तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से जनमानस में विश्वास उत्पन्न करने वाले व्यक्ति की प्रचारक संज्ञा है। ठीक है, तो उसमें ये रोचकता वाला पार्ट जो है, या मुझे ऐसा लगता है कि हम में से काफी लोग यंग पेरेंट्स हैं, ये मतलब बेशक शब्द ये ठीक नहीं है प्रचारक वाला, लेकिन हम अगर अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि इनका भी ध्यान इस तरफ जाए, तो मुझे लगता है कि ये वाला काम जो है ना, हमको बड़े इसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है कि हम किस तरह से इन सारी बातों को एक रोचक तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से अपने फैमिलीज में, अपने से छोटों के साथ में, खास तौर पे बच्चों के साथ में, और बाकी लोगों की भी तैयारी बने तो उनके साथ में भी एक रोचक तरीके से बात कर पाए, ताकि सामने वाले का इंटरेस्ट क्रिएट हो, जिसको पात्रता विकास शब्द दिया गया है मध्यस्थ दर्शन में, कि एक बार सामने वाले की पात्रता विकसित होगी, उसको इस चीज की प्यास होगी, उसको लगेगा कि अरे हाँ, ये मुझे समझना है, फिर वो बाकी समझने का काम खुद ही कर लेगा, है ना? हमें समझाने की पे जोर नहीं लगाना है, सामने वाले का समझने में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। एक बार उसका समझने में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, बाकी समझने वाला काम वो काफी कुछ खुद अपने आप भी कर लेगा। हम भी समझे हुए हैं, हम भी उपलब्ध हैं, तो ये भी एक फैसिलिटेट करने के लिए अच्छी चीज है। तो ये वाला जो मुझे लगता है कि ये काम ना हम सबको करने की जरूरत है, अपने घरों में भी और अपने बाहर भी, मतलब जिन जिन लोगों से भी हम बात करें, कि इसको इंटरेस्टिंग तरीके से किस तरीके से रखा जा सके। ठीक लग रही है इतनी बात? बढ़िया भैया। ठीक है, सबको ठीक लग रहा है ना? ये काफी वन वे सा हो जाता है कभी कभी, मेरे को लगता है जब जब सभी लोग चुप से रहते हैं और मैं अकेला बोलता रहता, तो मुझे लगता है कि पता नहीं ये प्रवचन ही ना हो गया, मैं प्रचारक की भूमिका में तो नहीं आ गया कहीं पे, तो मैं प्रचारक के रूप में ना लिया जाए मुझे। हो सकता है कई बारी ऐसा भी लगता हो, मगर ऐसा नहीं है। चलो भैया, ठीक। ये जो सारी जो क्वालिटीज हैं, ये क्या एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, या फिर मतलब इसको ये क्रम है एक? हाँ, मतलब इसको स्टेजेस के रूप में देख सकते हम्म, हैं, इसको स्टेजेस के रूप में देख सकते हैं। और फिर आखिर में एक शब्द आ गया प्रजा, है ना? अब प्रजा क्या है? नियम सहित मानवीयतापूर्ण आचरण का पालन करने वाले प्रत्येक मानव की प्रजा समझे, है ना? जो इन ऊपर वाली भूमिकाओं में नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाली भूमिका में नहीं है, जीना तो उसको भी ठीक से ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि वो लोग अव्यवस्थित तरीके से जीते रहे। तो प्रजा भी जो है वो नियम सहित मानवीयतापूर्ण आचरण का पालन करने वाले प्रत्येक मानव की जो है वो प्रजा संज्ञा है। अब यहाँ पर क्या आया देखिए, अब ये धीरे से जो है, जो आप कह रहे हैं कि ये एक ही व्यक्ति है कि अलग अलग हो सकता है, तो ये इसकी ग्रेडिंग जो है ना, विचारक तथा विद्वान ही प्रचारक हो सकते हैं, है ना? तो उससे पहले, मतलब अगर हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी स्थिति का बयान करते हुए किया जाए। अब अगर कोई और व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा कोशिश कर रहा है, अभी वो विचारक या विद्वान वाली कैटेगरी में नहीं है, इसका ना, इसको बाबा जी से कई लोगों ने सवाल पूछा। मुझे लगता है कि ये हम सब जो है ना, अपने में अपने में ये हमारी क्लैरिटी रहे, तो क्या किसी और से बात करनी हो, तो उससे पहले खुद पूरा जागृत हूं तभी किसी और से बात की जाए। तो ये वाला सवाल बाबा जी से पूछा लोगों ने स्पष्टता के लिए, कि भैया अभी क्या, अब जैसे प्रबोधक है ना, काफी सारे लोग जो है वो शिविर वगैरह लेते हैं, है ना? तो अगर देखा जाए तो वो कुछ हद तक एक प्रचारक की भूमिका में है। अभी अभी अगर वो अपने आप को जागृत मानव भी घोषित नहीं किए हैं, अभी अपने आप को विद्वान भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन शिविर ले रहे हैं, तो फिर ये वाली लाइन तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गई, विचारक एवं विद्वान ही प्रचारक हो सकते हैं। तो बाबा जी ने फिर उसका स्पष्टीकरण ऐसा दिया जवाब के रूप में, कि देखिए, कुछ लोग जो है वो पूरा समझकर समझाने निकलेंगे, वो भी अपने आप में ठीक है। और कुछ लोग जितना समझे हैं, उसको भी साथ-साथ समझाने में उनको खुशी मिलती है, उसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं, ठीक है? लेकिन जो भी व्यक्ति समझाने वाले की पोज़ीशन में खड़ा है, जैसे एक शिविर में प्रबोधक के रूप में है, या किसी गोष्ठी में गोष्ठी चलाने वाले के रूप में है, गोष्ठी चालक के रूप में, वो अपनी स्थिति को सामने वाले के सामने अच्छे से रख दें, कि मैं अभी पूरा नहीं समझा हूँ, मैं समझने के क्रम में हूँ।
जितना समझ में आया है उतना आपके साथ में शेयर करने के लिए उपलब्ध हूँ, है ना? इस ईमानदारी के साथ में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए बात की जा सकती है, ऐसा बाबा जी ने मार्गदर्शन के रूप में कहा। गलती तब होगी कि पूरा समझ में आया नहीं है, लेकिन इस चीज को गोल-मोल करते हुए मंच पे ऐसे खड़े हो जाएँ कि भई मैं तो पूरा समझा हुआ हूँ, वो फिर अन्याय होगा, है ना? ठीक है ना इतना? तो ये जो है इतना मुझे लग रहा था कि इतनी बात हो गई। ये जो है ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ और इसके ऊपर हम थोड़ा-सा समय लगाएँगे, हमने पढ़ा भी यहीं तक था, समय भी होने वाला है। तो ये शुरू में ना रजिस्टर करने में, इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी-सी मेरे को तो दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, मेरे को थोड़ा-सा ये अटपटा-सा लगता था। अभी भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पूरा क्लियर हो गया, लेकिन जैसे-जैसे सोचता हूँ थोड़ा-थोड़ा अब स्पष्टता बन रही है। थोड़ा-सा आप लोग भी देखिए कि आपको कैसा लग रहा है, इसको दोबारा पढ़ते हैं एक बार। शासन और शासक भ्रमित प्रवृत्ति की उपज है ना? तो एकदम से शुद्ध रूप से एक डायरेक्ट जो है वो ऐसा बोल रहे हैं डंके की चोट पे कि भैया ये शासन और शासक जो है ये भ्रमित मानव प्रवृत्ति की उपज है। अब दूसरा सेंटेंस भी इक्वली पावरफुल है। शासक के विचारक तथा विचारक के शासक बनने की कोई संभावना नहीं, है ना? अभी हमने ऊपर के सेंटेंस में, ऊपर की अनुभूति में जैसे हमने विचारक शब्द की बात की थी, तो अब यहाँ पर उसको लिंक करते हुए कह रहे हैं कि शासक जो है वो विचारक नहीं बन सकता तथा विचारक जो है वो शासक नहीं बन सकता। अब क्यों नहीं बन सकता? इसको कह रहे हैं क्योंकि शासन करते समय मानव को व्यापक विचार करने का अवसर उपलब्ध नहीं है तथा व्यापक विचार करते समय शासन करने का अवकाश व अवसर उपलब्ध नहीं है ना? तो ये जितनी हमने ये व्यवस्थापक, विधायक, विद्वान, विचारक, है ना? और इससे रिलेटेड जो दूसरे शब्द हमने जो जागृत मानव वगैरह कहे, पहले पढ़े थे, तो ये सब जो है, ये हमारे अंदर एक व्यापक विचार करने की प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। हमारा ध्यान व्यापकता की ओर लेकर जाते हैं। जिस नैरोनेस के साथ में मैं बिल्कुल अपने को स्पष्ट रूप से देखूँ, तो मध्यस्थ दर्शन से परिचय होने से पहले, आज से 9-10 साल पहले, मैं जब अपने को देखता था तो हमेशा, अब जब मैं व्हेन आई लुक बैक अपने आप को किसी ना किसी नैरोनेस में पाता था। है ना? संकीर्णता में पाता था, है ना? मैं एक परिवार का हिस्सा हूँ, तो हमें परिवार के लिए कुछ करना है। मैं एक धर्म का हिस्सा हूँ, तो वो धर्म की बातें मन में आती थी। मैं एक देश का हिस्सा हूँ, तो ये देश महान होना चाहिए। कहीं पर भी ये ध्यान जो है ना, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में यूनिवर्सैलिटी की तरफ नहीं जाता, व्यापकता की तरफ नहीं जाता। तो मध्यस्थ दर्शन में और बाबा जी ने जो हमारे पे उपकार किया है, वो हमारा जो विचार है उसको व्यापकता की ओर लेकर गए। और जैसे-जैसे ध्यान जो है वो व्यापकता की ओर गया है, मैं बड़ी क्लियरली देख पाता हूँ और आप सब भी अपना-अपना आकलन कर सकते हैं कि जिस समय भी मन में व्यापक की तरफ विचार जाता है, अभी हमारी निरंतरता नहीं बनती है, कभी-कभी बनता है, कभी-कभी ये व्यापकता की तरफ विचार जाता है, कभी-कभी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की उलझनों में भी उलझ जाते हैं और व्यापकता को भूल जाते हैं, या भूल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब भी व्यापकता की तरफ विचार जाता है, तब शासन करने का अवकाश या अवसर जो है उस तरफ ध्यान नहीं जाता, ठीक? और फिर इसी का अपोजिट भी है, और जितना शासन करने की तरफ ध्यान जाता है, उतना व्यापक विचार की तरफ ध्यान नहीं। तो ये दोनों जो है ये बिल्कुल अपोजिट टू ईच अदर वाली बात है। और ये एंड में आके तो बिल्कुल जो है ना वो की खूंटा ही गाड़ दिया बेसिकली। विचारक सदा-सदा व्यवस्था का पोषक है, शासक सदा-सदा व्यवस्था का शोषक, ठीक है? इस पे जो है ना वो काफ़ी, मैंने देखा है कि शुरू में कुछ-कुछ कभी-कभी रेजिस्टेंस सा रहता है। कुछ ऐसा लगता है कि भैया ये जितना हमने अभी तक बातें सुनी थी या जो हमारी कुछ मान्यताएँ हैं, तो क्या क्या फिर यहाँ पर क्या ऐसा कह रहे हैं कि सब शासन को हटा दिया जाए? तो शासन को हटा दिया जाए तो क्या किया जाए?
है ना? किसी ना किसी तरह के शासन की ज़रूरत भी लगती ही है, नहीं तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। तो किया क्या जाए? तो बेसिकली शासक सदा-सदा व्यवस्था का शोषक है। इसको मतलब मैं इस तरह से देख पा रहा हूँ कि जो एक ना समझदारी पूर्वक सुधार करने वाला काम था ना, हैं? समझदारी पूर्वक सुधरने वाला और समझदारी पूर्वक सुधार तभी होगा, मैं इसको अपने में अच्छे से देख पाता हूँ। समझदारी पूर्वक सुधार करने की योग्यता तभी आती है, जब समझदारी पूर्वक मैं खुद सुधरा हुआ हूँ। जब तक मैं अपने में होते हुए परिवर्तन को, पॉजिटिव चेंज को नहीं देख पाता, तब तक उस चेंज को दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उस तक कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो कुछ समझदारी की बातें मुझे पता चली, उसके पता चलने से मेरे आचरण में सुधार आया। ये ये अपने में मूल्यांकन करना जो है ना, ये धीरे-धीरे जैसे ये स्पष्टता बनती है, इस तरफ ध्यान जाता है, तो मैं अपने में इस चीज़ को पिछले कुछ सालों में इन बाय बाय वेरी स्मॉल बेबी स्टेप्स थोड़ा-थोड़ा करके ऐसा लगता है कि हाँ, जिन-जिन चीज़ों की तरफ समझ बनी, जिन-जिन चीज़ों की तरफ विचार किया, अपने विचारों में वो चीज़ें रहीं और अपने आचरण में आ पाई, तो खुद को ही अच्छा लगा कि हाँ, कभी-कभी अनजाने में कुछ गलतियाँ व्यवहार पक्ष में पहले हो जाती थी, अब नहीं होती या अब कम होती है ना? उनकी इंटेंसिटी कम होती है, ये भी अपने आप में एक सुधार की तरफ जाने वाली चीज़ है। तो मैं समझदारी समझदारी पूर्वक पहले खुद सुधरता हूँ, फिर मैं दूसरे के सुधरने का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर सकता हूँ, है ना? अदरवाइज़ जो है ये होने वाला काम नहीं। मतलब ये समझदारी सिर्फ़ दूसरे के लिए है, मैं तो जन्मजात समझदार था, ये जो है कई बारी इसको बड़े अच्छे से इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। हो सकता है हम में से कोई जन्मजात भी पूर्ण समझदार हो, लेकिन वो अच्छे से उसको इवैल्यूएट कर लिया जाए, उसको मूल्यांकन जो है वो उसका करना बड़ा ज़रूरी है। तो शासक जो है, शासक अब शासक शब्द के साथ में ना मध्यस्थ दर्शन में भय और प्रलोभन शब्द को अटैच किया गया। तो शासक जो है, अगर हम देखें अपने आस-पास शासक शासन के जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, तो मोस्टली दे आर डिज़ाइन्ड एंड दे आर मेड अराउंड भय एंड प्रलोभन, है ना? फ़ियर एंड टेम्पटेशन। ना शासक क्या करता है, मतलब हम भी अपने आसपास देखें, तुम कोई गलती करोगे तो तुम्हारे पे कोर्ट केस चलेगा, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तुम्हारे पे फाइनेंशियल जुर्माना होगा, कोई किसी नौकरी में है तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, है ना? नौकरियों में लोगों से गलतियां होती हैं, तो तुम्हारे तुम्हारे को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, तो वो फियर के रूप में एक्ट करता है। तुम्हें प्रमोशन दे दिया जाएगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, तुम्हारी अच्छी पोस्टिंग की जाएगी, उसको टेम्पटेशन के रूप में हम देख सकते हैं। तो शासक के पास में मोस्टली जो टूल्स हैं, जो उसकी जितनी पॉलिसीज़ हैं, जिसको नीति कह सकते हैं, उसकी वो सारी की सारी मोस्टली अगर हम देखें और इसको इसको सटीकता के साथ में हम थोड़ा-सा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में में उदाहरणों के साथ में टटोलने की कोशिश करें। हम सब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो देख ही रहे होते हैं अपने आस-पास रोज़ होता हुआ। तो भय और प्रलोभन जो है, ये शासक के साथ में इनवेरिएबली इंटेंसली अटैच्ड है, ठीक है? और भय और प्रलोभन व्यवस्था की ओर नहीं लेके जाएगा। व्यवस्था की ओर तो समाधान ही लेकर जाएगा, समझ ही लेकर जाएगा, है ना? तो विचारक जो है वो समझ की तरफ ही विचार जा देखिए एक एक नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो हर आदमी कुछ ना कुछ विचार तो करता ही है। तो क्या हम इस तरीके से हर व्यक्ति को विचारक कह सकते हैं? तो हर व्यक्ति को तो विचारक नहीं कह रहे। यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में विचारक किसको कह रहे हैं? जो मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ में हो, है ना? और न्यायपूर्ण जी पा रहा हो और समाधान को प्रस्तुत करने वाली योग्यता के साथ में। इसको विचारक कह रहे हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें होने से व्यवस्था का पोषण होगा, है ना? इसी से ही व्यवस्था का पोषण होगा, है ना? और शासक ये सब कुछ कर नहीं रहा है, शासक तो भय और प्रलोभन के साथ में ही है ना? तो वो व्यवस्था को पोषण तो यहाँ पर ये पोषक और शोषक शब्द जो आया है, इसी को अगर हम देखें, तो यही हमारे अगले वाले चैप्टर की जो है ना
टाइटल भी है। तो मोस्टली हमने पहले भी देखा था कि बाबा जी ने पोषण और जैसे हर अगले वाले चैप्टर के साथ में लिंक होने वाले शब्द जो हैं, वो काफ़ी जगह के ऊपर पिछले चैप्टर में 1-2 लास्ट के 1-2 पेज में उनको जो है वो मेंशन किया है। तो यहाँ पर भी पोषक और शोषक शब्द जो है, जो हम इस अनुभूति में देख पा रहे हैं। विचारक जो है सदा-सदा व्यवस्था का पोषक है। वो व्यवस्था की ओर लेकर जाएगा अपने आस-पास वाले सब जहाँ पर भी उसका दायरा है काम-काज का, और शासक जो है वो व्यवस्था का पोषक नहीं। ठीक है? इतना मेरे को लगा था कि एक बार हमने रीडिंग भी कर ली, 3:30 भी बज ही गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन अगर चाहें तो कुछ बातें हुई हैं, आप लोगों की तरफ से कुछ आया नहीं है शेयरिंग, कुछ प्रश्न हो, कुछ डिस्कस करना हो, 5-10 मिनट अभी और लगा लेते हैं, फिर आज का सेशन रैप अप करेंगे। आज जिनकी जानकारी में ना हो, राहुल महाजन जी हमारे साथ में गोष्ठी में हैं, तो राहुल महाजन जी के मम्मी-पापा आज 4 बजे एक गोष्ठी है, विवाह गोष्ठी, तो उसमें राहुल महाजन के माताजी, पिताजी वो एज़ ए कपल जो है एक अच्छा परिवार चलाते हुए, एक बड़ा परिवार अच्छे तरीके से चलाते हुए कैसे जो है वो कर पाए, है ना? तो और क्या-क्या चीज़ें उनके ध्यान में रहीं, किन-किन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया, वो शेयरिंग करेंगे। और भी लोग होंगे लेकिन ये दोनों भी हैं। तो हम सब वो भी सुनना चाहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा-सा एक ब्रेक रहे बीच में। लगातार 2 गोष्ठियाँ जो है वो मुश्किल हो जाती हैं, तो इसलिए सोचा कि बीच में 10-15 मिनट का एक ब्रेक रहेगा। लेकिन कुछ देर बात कर लेते हैं। अभी जितनी हमने बात की, आप में से किसी का ध्यान गया हो कुछ और शेयरिंग करने का तो बताइए। भैया इन सब चीज़ों का चेकिंग ग्राउंड तो शुरू में परिवार ही हो सकता है, सब चीज़ों को अगर मूल्यांकन भी करना हो और साथ में इन सब चीज़ों को आंकलन भी करना हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है भैया। एक ना मध्य शासन में बड़े अच्छे से सूत्र आता है, परिवार ही मूल्यों की अभ्यास स्थली है। ठीक है? तो ये जो हम मूल्यों की बात करते हैं, कि हमें मूल्यों के साथ में जीना है ना, जो हम स्कूल एजुकेशन में भी काफ़ी बार वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, तो वैल्यू एजुकेशन ही मूल्य शिक्षा है ना? तो मूल्य शिक्षा का मतलब मूल्य क्या है, ये हमारी क्लैरिटी बने। अब बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी क्लैरिटी चाहिए। तो हम मूल्यों के साथ में जी पा रहे हैं, इसका वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा? तो इसका भैया वेरिफिकेशन परिवार में ही होगा। है ना? मैं बाहर जाके लेक्चर देता रहूँ कि मैं मूल्यों के साथ में जीता हूँ, मेरे को मूल्यों का बड़ा ज्ञान है, और मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे से परेशान रहते हों, तो भैया वो फिर अभी मूल्य शिक्षा कुछ समझ में नहीं आई है, इसको बड़ी आसानी से कंक्लूड किया जा सकता है। तो अगर मुझे मूल्य शिक्षा समझ में आई है, तो जिनके साथ मैं 24/7 रहता हूँ, उनके साथ भी मूल्यों के साथ ही जी पाऊँगा, और मेरे मूल्यों के साथ जीने से मुझे भी तृप्ति होगी, उन्हें भी तृप्ति होगी। ये जब वेरिफिकेशन होता है, तभी गाड़ी आगे चलती बिल्कुल भैया। और भैया इसमें ये भी था कि जो विचारक हैं वही प्रचारक हो सकता है, तो मेरे को ये समझ में नहीं कि जो प्रचारक है वो शायद एक पहला वो है, क्या बोले पहला पेडेस्ट्रल है जिसको पाना पड़ता है। है। दोबारा से बोले भैया? प्रचारक जो है वो पहला एक पेडेस्ट्रल है जिसको पाते हैं और उसके बाद में फिर धीरे-धीरे जो है वो क्रम आगे बढ़ता है। इसको ना मतलब एक काम करेंगे, मतलब वेरी ऑनेस्टली ना मैं भी इस पूरी स्पष्टता के साथ में नहीं हूँ कि इसमें पहला पेडेस्टल क्या है और दूसरा पेडेस्टल क्या है। लेकिन एक एक चीज की तरफ आपका भी ध्यान गया कि हाँ, यहाँ पर बाबा जी ने ना कुछ चीजों की तरफ ध्यान दिलाया है। तो इसको आप भी दोबारा से पढ़िए, है ना? गुरलीन दीदी के साथ भी दोबारा से बात कीजिए। इसको 1-2 बार, 3 बार पढ़ेंगे, थोड़ा-सा सोचेंगे, अपने में भी थोड़ी क्लैरिटी बनेगी, और फिर जो है वो मुझे लग रहा है कि देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ना इसको बार-बार 2-4 बार पढ़ा जाए थोड़ा-सा, तो क्लियर होगा। ठीक है भैया। मगर बहुत ही सुंदर सूत्र है ये जो हाँ जी, विचारक, विधायक और हाँ, प्रचारक वाला। बिल्कुल। है ना? तो अभी तक विधायक जो है हमने सिर्फ ऐसा माना कि कुछ एक कानून की किताब है
है ना, उसका तो उसका ज्ञान हुआ, है ना, मतलब कुछ कुछ बाबा जी ने शब्द भी यूज किए हैं कि भैया वोट वगैरह लेके राजनीति में आए, है ना, कैसे लिए वो अलग बात है। तो इस तरह से विधायक बनना विधायक नहीं है। विधायक जो है, जिसको अस्तित्व सहज विधि विधान का जब तक क्लेरिटी नहीं है, तब तक वो विधायक की भूमिका के साथ में न्याय नहीं कर सकता। यहाँ पर विधायक जो है वो वहां पर प्लेस किया है। और भैया विधायक जो हैं एक इन्फ्लुएंशियल फिगर अगर मैं बोलूँ तो वो फैमिलीज में भी होती हैं जिनका एक सम इम्पैक्ट भी होता है और विषम इम्पैक्ट भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद उस चीज को भी हम ले सोच सकते हैं उस बारे में भी, मतलब हाँ ना तो जो ना केवल गवर्नमेंट का लेके, हाँ मतलब हाँ जो हाँ भी हमारे हाँ अर्थव्यवस्था में है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको नेगेटिव इम्पैक्ट कह रहे हैं, वो शायद फिर आप रिलेट करके देखिए, वो शायद शासक वाली भूमिका में आ जाते होंगे। ऐसा होता है क्या? जी जी जी, कह सकते हैं। हाँ, तो मतलब ये देखा जाए, मतलब ये लिंक होता है जिंदगी के हर डायमेंशन के साथ भी, ये चीजें लिंक होंगी। बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, एक लिखा है अभी किसने, गोपाल भाई ने लिखा है, मानवीयतापूर्ण आचरण के बारे में समय हो तो बताएं भैया। तो मानवीयतापूर्ण आचरण जो है वो हम लोगों ने काफी बार पहले किया है भैया। मूल्य, चरित्र और नैतिकता, इन तीनों को मिलाकर के मानवीयतापूर्ण आचरण बोला। गोपाल भाई सुन रहे हैं क्या? ये सुनना है भैया। हाँ, है ना। तो मूल्य जो है वो 30 मूल्य हैं, है ना। नैतिकता जो है वो 3 नीतियां हैं, राज्य नीति, अर्थ नीति, राज्य नीति और धर्म नीति। इन 3 नीतियों को वो भी मध्यस्थ दर्शन में अच्छे से डिफाइन की गई है। जो परंपरागत अर्थ नीति, राज्य नीति, धर्म नीति है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मध्यस्थ दर्शन में अर्थ नीति, राज्य नीति और धर्म नीति, इसको परिभाषित किया गया है। शायद आने वाले पेजेस में दोबारा भी आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, इस चैप्टर में या अगले चैप्टर में। हाँ आएगा, पेज 120 पे आएगा। अगले चैप्टर में है। अगले चैप्टर में है, बिल्कुल, है ना। और फिर चरित्र भी आता है मानवीयतापूर्ण आचरण में, है ना। मूल्य, नैतिकता और चरित्र। और चरित्र जो है वो हम बार बार बात करते हैं, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो ये तीनों को मिला करके जब आचरण में आ जाता है, उसको मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे हैं भैया। ठीक है, ठीक है भैया जी, ठीक। ठीक है, चलिए और बताएं कुछ, शालिनी दीदी, राहुल भाई, देव भाई, अच्छा कुछ, भैया, बढ़िया चल रहा है, बहुत सुंदर। सतपाल भाई। ये एक बार पढ़ने वाली चीज नहीं है, बार पढ़ना है, बार बार गो थ्रू करना है। ठीक है, ठीक है, तो फिर आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। कल मिलेंगे 2:30 बजे फिर से। और राहुल भाई, मम्मी पापा को हमारी तरफ से, सबकी तरफ से शुभकामनाएं आज के सत्र की। आने वाले 4 बजे जो होगा कन्वे कर दीजिए, हम सुनेंगे उनको वहां पर। जी जी भैया, मैं बोल दूंगा जरूर उनको। ठीक है, थैंक यू थैंक यू वेरी भैया, मच। नमस्कार। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। सभी को। गुड लक। थैंक यू, नमस्ते।